पेरिस की घटना से हम किन सवालों से मुख्य रूप से टकरा रहे हैं? आखिर धर्म के नाम पर हम किस पागलपन से, इस पागलपन से कैसे निपटे? क्या धर्म का अनादर कर, जैसा कि सलमान रुश्दी ने कहा है, या अभिव्यक्ति की सीमा तय कर? क्या हम धर्म के आलोचना के लिए पर्याप्त जगह बनाने में सफल रहे हैं? हम क्यों नाकाम हो गए? हम प्राइम टाइम में इसी पर बात करेंगे। इरफान हबीब साहब है हमारे साथ, इतिहासकार। कमर आगा, आप पूर्व एशिया के एक्सपर्ट हैं। सुधींद्र कुलकर्णी, स्तंभकार। सुधीर तैलंग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुफैल अहमद हैं, MEMRI मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ेंगे। सुधींद्र, आपने आज ट्वीट किया कि संपादकों से ये अनुरोध किया कि ये उकसाने वाले, भड़काने वाले कार्टून हैं, इनको अपने यहाँ ना छापें। और दूसरा जब आपने किया कि क्या मोदी सरकार ऐसे कार्टून छापने का साहस दिखाती, तो खूब आलोचना हुई। उसी तरह से किरण बेदी की भी आलोचना हुई कि बेवजह नहीं भड़काना चाहिए किसी को। तो ये अलग हिस्सा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों हम एक समाज के रूप में, अब ग्लोबल समाज की भी बात करूंगा, उसमें हिंदुस्तान भी है, हम धार्मिक आलोचना के लिए पर्याप्त जगह, ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने में नाकाम रहे। देखिए, जो भी इस पत्रिका में, शार्ली एब्दो में कार्टून्स जो छापे गए वो देखेगा, वो इससे इस बात से सहमत होगा कि ये भड़काने वाली कार्टून्स थी और विशेषतः इस्लाम विरोधी, तो इस्लाम की बदनामी करने वाली कार्टून्स थी। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी हमले में पत्रकारों को मारा गया और मुसलमानों ने मारा, इस्लाम के नाम से मारा, उन्होंने इस्लाम की 1000 गुना ज़्यादा बदनामी की है। मैं एक बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि इसे हम आतंकवाद के विरोध में एक आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी ये खतरे में है, ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी इस सीमा तक, इस हद तक नहीं हो सकती है कि वो किसी दूसरे मजहब के बुनियादी उसूलों पर वो प्रहार करे। इस पत्रिका में पैगंबर मोहम्मद के जिस प्रकार से दर्शाया गया, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में पैगंबर का चित्र नहीं हो सकता है, कार्टून तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ केवल कार्टून नहीं थी, जिस घटिया ढंग में कार्टून्स बनाए गए, दर्शाए गए, ये तो जानबूझकर प्रोवोक करने की एक बात थी। ठीक है, और इसलिए मैंने कहा है कि क्या, मैंने सवाल पूछा है, क्या भारत ऐसे कार्टून्स को छापने का एक इजाजत देगा? भारत का कोई भी सरकार नहीं दे सकता है, मोदी सरकार भी नहीं दे सकता है। तो इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी, ये पूरे दुनिया में इसके मापदंड जो लीगल नॉर्म्स हैं वो समान नहीं हो सकते हैं। और इस फ्रांस और अमेरिका को भी इस घटना के बाद सोचना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ न कुछ पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है इरफान, हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है कि एक कार्टूनिस्ट बनाया, वो फूहड़ है, वो खराब हो सकता है, ठीक है, वो ना छापने योग्य भी हो सकता है। हमारे साथ बहुत सामने हमारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम नहीं छापते, हम मानते हैं कि ये बेकार है या जानबूझकर ऐसा किया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम कहाँ ऐसे कमज़ोर पड़ जाते हैं कि ये व्यापक रूप से एक धर्म का प्रतीक बन जाता है कि एक धर्म पर हमला है। असल में ऐसा है कि ये, मैं एग्री करता हूँ कि वो कार्टून, आपने भी कहा कि फुहड़ तो है, कार्टून भी फुहड़ है और उसका उद्देश्य भी भड़काना है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये पहली बार नहीं बनाया उन्होंने, वो पिछले बहुत कई सालों से वो अलग धर्मों के खिलाफ और धर्मों के खिलाफ भी बनाते रहे। लेकिन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बहुत बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है, जो इस्लाम खुद मजहब उसको अलाउ नहीं करता है, जो इस्लाम के नाम पर किया गया। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मतलब कोई हिंदू धर्म के प्रतीकों की आलोचना करे या ईसाइयत की आलोचना करे या इस्लाम की आलोचना करे, ये मजहब तो है। हाँ बिल्कुल, है ना, सदियों से चले आ रहे हैं। तो किसी कोने में किसी की आलोचना कर देना, कार्टून बना देना, तो ये एक पूरे मजहब का सवाल क्यों बन जाता है? ऐसा है, मुझे
इस पागलपन के हद तक लोग क्यों चले आते हैं? तो ये बात भी कही जा सकती है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत खराब है। मैं यही कहता हूं कि इसमें इसको अगर इग्नोर किया जाता, क्योंकि इतने साल से ये कार्टून, प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून भी आज नहीं बनाया, वो भी 2-3 साल पहले बनाया था, लेकिन उस पर जाहिर है कि उस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ, धीरे धीरे यहाँ तक नौबत पहुंची। बात यह है कि इस रिएक्शन के बाद जिस तरह से हुआ है, ये जो हिंसा हुई है, उसके बाद उन कार्टून्स को दुनिया ने ज़्यादा देखा। काफ़ी लोगों ने चार्ली हेब्दो का नाम भी नहीं सुना था, इन कार्टून्स के बारे में सुना भी नहीं था। आज सारी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, सारी दुनिया देख रही है। तो इससे इस्लाम की इज्जत अफजाई हुई है या इससे इस्लाम को आपने बचाया है? आपने तो इस्लाम को और नुकसान पहुंचाया है। आप सारी दुनिया को कार्टून दिखा दिए और अपना जो एक कैरेक्टर है, जो इस्लाम का कैरेक्टर जो आप सारी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को। और मेरा सवाल ये है कि अगर वो आलोचनाएं हैं तो हम वो स्पेस क्यों नहीं बना पा रहे हैं? एक अगर हम सभ्यता के लिहाज से अगर इतनी तरक्की कर पाए हैं, सब चीज स्पेस होना चाहिए, अच्छा बुरा जानते हैं, तो हम वो स्पेस क्यों नहीं बना पाए? और वो ये पाबंदी की जो बात होती है, उस पाबंदी में उसकी कोई लिमिट तय नहीं हो सकती। वो पाबंदी आप लगाएंगे, उस पाबंदी की लिमिट कौन तय करेगा? सोचना पड़ेगा ना, इसके सिर्फ लीगल। जी कमर, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जो इस समय इस्लामिक देश में हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही यूरोप में रेनेसां आने से पहले हो रहा था। वहाँ पे लोगों को, पर इस्लामिक देशों में भी रेनेसां अभी नहीं आ रहा। नहीं आया। हाँ, ठीक है। इस्लामिक देशों में वहाँ पे रेनेसां आया, यहाँ हम लोग वो रेनेसां, फिर उसके बाद उनके यहाँ इंडस्ट्री इनलाइटन मूवमेंट आया और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसके बाद आया, और एक समाज पूरा एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी और कल्चरल, सोशल, हर चीज़ में उनके यहाँ चेंजेस आए। यही नहीं बल्कि उन्हीं ने धर्म को भी चेंज कर दिया, वरना उनके यहाँ भी बड़े बड़े साइंटिस्टों को और बड़े बड़े लोगों को इसी तरह गोली मारी जा रही, इसी तरह उनको फांसी दी जा रही थी या गुलिटिन किया जा रहा था, जो इस तरीके से आज हो रहा है। चाहे कोपरनिकस, एक पूरी लिस्ट है बड़ी, एक दो नहीं, एक नहीं, 2500-50 लोगों को उन्होंने मारा, यही हो रहा था। लेकिन फिर बाद में हुआ क्या, उन्हीं ने अपने यहाँ धीरे धीरे मेडिवल साइंसेज अरब से पहुँची। उस वक्त अरब काफ़ी सभ्य थे, वहाँ पे एक पर्शियन सिविलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी और अरब एक मिले हुए थे। मेडिवल साइंसेस पे काम हो रहा था, और जब मेडिवल साइंसेस उन्हीं ने ट्रांसलेशन ग्रीक साइंसेस का किया, यूरोप पहुँची, वहाँ से बदलाव आना शुरू किया। लेकिन वो उस बदलाव को इस बदलाव से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग काल, कारण और परिस्थिति में घट रहा था। यहाँ पे जो ये एक अलग चीज, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ की जो सोसाइटी है बेइंतहा ट्राइबल सोसाइटी है, जो डेवलपमेंट होने थे मिडिल ईस्ट पर ये फ्रांस नहीं, ये लोग वहीं के आए हैं, मल्टी कल्चरलिज्म में ये अपना कल्चर लेके आए थे, इनको अपना कल्चर ही वहाँ पे प्रमोट कर रहे थे उस कल्चर में। और दूसरी बात एक और भी है, अरब देशों में जितनी हुकूमतें हैं इस वक्त, पाकिस्तान से मोराको तक ज़्यादातर ये हुकूमतें फ़ेल हो रही हैं, और इनकी फ़ेल होने की वजह ये कि इंतहा करप्ट और इनएफिशिएंट रिजीम्स हैं ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर इनएफिशिएंट है, और उसमें ये लोग बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं वहाँ पे, जो कि डेमोक्रेसी को नहीं आने दे रही हैं। डेमोक्रेसी के न होने की वजह से मस्जिदें और मदरसे सेंटर बन रहे हैं, वहाँ पे लेसर क्लर्जी जो है इस धर्म को प्रमोट कर रही है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी जो प्रमोट हो रही है वो, उसके पास कोई सलूशन नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है। ये सिवाय सिविल वार और आप कुछ कहेंगे तुफैल के पास? मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो आज हम देख रहे हैं, जो पेरिस में देखा और जो उससे पहले पिछले 10-15 साल से चल रहा है, ये कोई सडनली इस्लाम में नहीं हुआ। ये पूरा एक 200 साल का जो वहाबी इस्लाम है, जो आज हम इस्लाम देख रहे हैं, ये पूरा एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है इस्लाम का। ये इस्लाम नहीं है मेरे हिसाब से, ये वहाबिज्म है, और ये पूरा जो रिएक्शन है ये वहाबी रिएक्शन है, जो इंटॉलरेंस है, ये इंटॉलरेंस इस्लाम में नहीं है, ये इंटॉलरेंस वहाबियत की इंटॉलरेंस है, जिसको हम आज इस्लाम की तरह से देखते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हुआ ये है कि बाकी जो लिबरल इस्लाम था उसके पास कोई सलूशन नहीं है, इस वक्त की समस्याओं का समाधान नहीं है उसके पास। सूफीज़्म कहता है कि आप इबादत करो, आप भाईचारा करो, किसी को मारो। तो हो क्या रहा है कि ये वहाबी सल्फी इस्लाम जो है ये लड़कों को ज़्यादा अपील कर रहा है, और इसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसमें बड़ा पैसा खर्चा करके इसको प्रमोट किया गया, और एक दूसरे मुल्कों ने इनको यूज़ भी किया एक दूसरे के खिलाफ। अब ये सबके लिए समस्या बन गई है और इनके पास कोई समाधान नहीं। ठीक है तुफैल, सुधीर मैं आ रहा हूं आपके पास। तुफैल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई और इसकी प्रतिक्रिया में लोग इस्लाम पर भी काफी तंज कस रहे थे, ठीक है,
क्या वो ऐसा करते हुए सही थे या फिर अपने अपने धार्मिक पूर्वाग्रह को जायज ठहरा रहे थे कि देखो वो लोग कितने खराब हैं, हम कितने सही हैं? मैं यहाँ बाकी आपके आने से पहले लोगों से मैं पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि अगर सुधीर तैलंग प्रधानमंत्री मोदी की चाहे तो एक से एक खराब से लेकर मतलब सख्त से सख्त कार्टून बना सकते हैं, आलोचना हो सकती है उनकी, कोई नापसंद कर सकता है, पर मोदी इनके खिलाफ प्रदर्शन करने खुद नहीं आएंगे। एक बात कह रहा हूं, लेकिन जब भी धर्म के मामले को, मसले को ऐसा छेड़ा जाता है तो वो स्पेस अचानक, वो जो जगह है वो संकुचित हो जाती है कि नहीं आप इसके बाद ये नहीं कर सकते, आप इसके बाद ये किस नहीं कर सकते। सलमान रुश्दी ने उसी संदर्भ में कहा कि जो धर्म का आदर है, दरअसल ये आदर कम डर ज्यादा है। जी जी आप कहिए, आप, हम स्काइप पर हैं, आप कहिए अपने। हाँ जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके इस प्रोग्राम पे एक दो तीन बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि इस्लाम में इंटॉलरेंस नहीं है, या ये कहा गया है कि इस्लाम में जो नौजवान हैं वहाबिज़म और सलाफी इस्लाम की तरफ रागिब हैं और उसकी वजह से ये है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मुंबई का एक अखबार है 26 दिसंबर का, हाँ। इसका नाम है उर्दू टाइम्स। इसने एक बड़ा मजमून छापा है और इस मजमून में ये लिखा है कि कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से, प्रोफेट मोहम्मद के हिसाब से उन लोगों का कत्ल करना जायज़ है जो घर वापसी में, वो मुसलमान जो घर वापसी जैसे प्रोग्राम के तहत हिंदू बन जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी है ये इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक इस्लाम के बुनियादी जो टीचिंग्स हैं, बुनियादी तालीमात हैं उनसे है। और ये कहना कि इसमें वहाबिज़म है या मौलाना मौदूदी जिम्मेदार हैं या और कोई इस्लामिक स्कॉलर आज के ज़माने का जिम्मेदार है, ये कहना गलत होगा। इसलिए कि जो जिहादी ग्रुप्स हैं या जो इस्लामी तंजीमें हैं, ये सभी के सभी इस्लाम की बुनियादी बातों को जो प्रोफेट मोहम्मद ने कही हैं या कुरान में लिखी गई हैं उनके हवाले से अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये हुआ है कि आज के एक अखबार के हिसाब से एक इंडिविजुअल एक्ट मुंबई में हवाई अड्डे के टॉयलेट में जी मुंबई हवाई अड्डे के एक टॉयलेट में ये हुआ है कि वहां पे किसी ने ISIS के नाम से एक थ्रेट लिखा है कि हम मुंबई हवाई अड्डे पे हमला करेंगे। तो ये जो कुछ भी रेडिकलाइजेशन है ये सिर्फ कह देना कि इसके लिए मौलाना मौदूदी जिम्मेदार हैं, इब्ने वहाब जिम्मेदार हैं या इब्ने और कोई इस्लामिक स्कॉलर जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि ये हक कहने की बात नहीं होगी। हक दुनिया तो के जितने भी समझदार लोग हैं उन सब ने कहा है किसी भी धर्म के बुनियाद में, किसी भी धर्म के बुनियाद में इस तरह की बातें नहीं है। वो अखबार, वो संपादक, कोई मौलाना जरूर उन बातों को लेकर, आज ही जैसे उत्तर प्रदेश के एक बसपा नेता ने कह दिया कि उन जिन लोगों ने हत्या की है वो हमें मिल जाए तो हम उनको इनाम देंगे, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं, पर ये सारे लोग नहीं कह रहे हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है कि हिंदुस्तान से लेकर बौद्ध धर्म श्रीलंका में देख लीजिए, वो म्यांमार में देख लीजिए, वो मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं, या हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है उसका स्पेस ज्यादा बढ़ रहा है या हम उसे ज्यादा दिखा रहे हैं? ये क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है? एक तो दो वजूहात होती हैं किसी भी इस तरह की कट्टरपन की। एक बुनियादी वजह यह होती है कि उस मजहब के जो बुनियादी टेक्स्ट है, जो किताबें हैं, हदीसों की किताबें हैं और कई किताबें हैं या कुरान में जो आयात हैं उसमें लिखी हुई हैं और इनको आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 26 दिसंबर का उर्दू टाइम्स जो अपने मुंबई का बड़ा अखबार है और 1960 से लेकर अब तक छप रहा है, इस अखबार ने जो मजमून में किसी बात के किसी सियासी रहनुमा का हवाला नहीं दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कुरान में दोनों चीजें हैं, जिहाद का भी जिक्र है और उसके बाद पीस का भी जिक्र है। जिहाद उस वक्त आया कि जब प्रॉफिट जंग लड़ रहे थे, उनके ऊपर अटैक हो रहा था इन डिफेंस,
तो उन्हीं ने जिहाद के लिए लोगों को कहा, कुरान में भी आया कि तुम जिहाद करो, अपने को बचाओ। ठीक है, इन लोगों से एकदम जब मदीने डिटेल में टेक्स्ट में हम नहीं जा सकते क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ, नहीं, मुझे मैं- मालूम नहीं है कि वो सही कह रहे हैं या आप क्या गलत कह रहे हैं। ठीक है, मैं ये सभी हाँ, जानते हैं। ठीक है, फिर उसके हाँ। बाद इस्लाम में नथिंग बट पीस। ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सिर्फ उसी को वहीं से लेते हैं इंटरप्रेट। जो 4 और स्कूल ऑफ थॉट हैं इस्लाम के, वो इस बात को अप्रूव नहीं करते। इस्लाम में कोई धर्म युद्ध का कंसेप्ट ही नहीं है इस वक्त। ये मेडिवल सुधीर, कंसेप्ट ठीक था। है, तेलंग साहब हमारे साथ है। सुधीर तेलंग, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपसे पहले सुधींद्र कुलकर्णी कह रहे थे कि जो कार्टून है, और कई लोग कह रहे हैं, वही नहीं, कि उन कार्टूनों का स्तर अच्छा नहीं है और वो जानबूझकर उकसाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगर वो जानबूझकर बनाए भी गए हैं तो इस संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों ना उनको समाज के जो बाकी जो धर्म है या राष्ट्र है या कानून है, वो उनकी अभिव्यक्ति को प्रोटेक्ट करे। कि ठीक है, ये जानते हुए भी कि जैसे एक आज दुनिया में बात होती है कि कोई अगर हत्यारा है उसको सजा हो जाती है तो उसको कम से कम फांसी पर ना लटकाएंगे, ये अमानवीय है। ये एक तर्क चलती है, इसी दुनिया में तर्क चलता है, तो क्यों ना उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता। रविश, एक दो चीजें मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक तो ये कि जिस पत्रिका में हमला हुआ है, जिसके कार्टूनिस्ट को और पत्रकारों को मार दिया गया है, उस पत्रिका के दफ्तर में जाने का मुझे अवसर मिला था करीब 15 साल पहले, और मैं पेरिस में गया था और पूरा एक दिन मैंने इसके कार्टूनिस्ट के साथ गुजारा था। करीब 20 कार्टूनिस्ट थे, हमने दिन भर बैठ करके कार्टून्स बनाए थे। और मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप दिखा सकें ठीक तो। है, हाँ। इस तस्वीर में वो 2 कार्टूनिस्ट भी हैं जो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, और ये यहाँ पे वॉलिंस्की हैं जो कि एक फ्रांस के बहुत ही जाने माने कार्टूनिस्ट थे जिनकी कल हत्या हो गई है। ये फ्रेंच ज्यू कार्टूनिस्ट हैं, और ये इधर जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये दूसरे कार्टूनिस्ट हैं जिनकी भी हत्या हो गई, जिनका नाम है कैबू, और ये भी बहुत रेस्पेक्टेड कार्टूनिस्ट हैं। मेरे बगल में खड़े हुए ये श्रीलंकन कार्टूनिस्ट हेती गौड़ा हैं, और ये बाकी 3 लोग भी वहां के फेमस कार्टूनिस्ट हैं चार्ली हेब्डो के। तो एक चीज कहनी पड़ेगी इस पत्रिका के बारे में कि ये पत्रिका लेफ्टिस्ट लीनिंग की पत्रिका है और टोटली डिसरेस्पेक्टफुल है, टोटली इररेवरेंट है। इसके कार्टूनिस्ट कंप्लीटली क्रेजी किस्म के लोग हैं जो किसी को नहीं बख्शते हैं। इस किस्म की पत्रिका की कल्पना करना भी हिंदुस्तान में लगभग असंभव है। एक बुक और मैं दिखाऊंगा आपको, ये वॉलिंस्की ने मुझे भेंट की थी जब मैं गया था उनसे मिलने के लिए। पूरा दिन जब मैंने गुजारा था, और वॉलिंस्की ने एक कार्टून बना के भी दिया था मुझे, जिसमें इन्होंने साइन भी किया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्रा उस तरफ होते, उनका कार्टून बनाया था उन्होंने, और मुझे भेंट किया था। एक किताब, उनकी पुस्तक मेरे पास में है। तो मेरे लिए तो ये एक तरह से व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुखद घटना है कि एक इतनी बड़ी पत्रिका के बहुत अच्छे कार्टूनिस्टों को, वैसे भी हिंदू दुनिया में कार्टूनिस्ट वैसे बहुत कम हो गए हैं, कार्टूनिस्ट जब आप ये कह रहे हैं, बहुत कम हो रहा है। देखिए, आप जब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसकी कल्पना मुश्किल है, ठीक है, सुधींद्र कुलकर्णी ने अभी कहा कि इस तरह के कार्टून हिंदुस्तान में मोदी की या कोई भी सरकार नहीं छाप सकती है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कार्टूनिस्ट हैं उनके अधिकार अनंत हैं, वो चाहे जिस भी तरह से चाहे कार्टून बना सकते हैं, या वो किसी राइडर के साथ, किसी जिम्मेदारी के साथ, जैसे हमारे कानून में है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, मगर वो एक जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ भी वो अधिकार आपको मिला हुआ है। जी रविश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविश। सारी दुनिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के अलग अलग मापदंड हैं हर जगह पर। जिस किस्म के मापदंड वेस्ट में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, वो मापदंड हिंदुस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। अलग अलग दुनिया के अलग अलग मापदंड हैं। लेकिन फ्रांस जो देश है जहां पर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और जहां पर चार्ली हेब्डो जैसी पत्रिकाओं को जो चाहे कार्टून्स बनाने की छूट है, और जब ये प्रोफेट मोहम्मद पर कार्टून्स बनाए गए थे स्वीडिश अखबार ने 2005 में, और जिसके बाद थ्रेट्स भी दी गई थी वहां पे, तब चार्ली हेब्डो ने उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए उनके सारे कार्टून्स को रिप्रोड्यूस किया था। और उसके बाद में इस पत्रिका पर भी धमकी दी गई थी, इनको भी टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से। और इस पत्रिका पर 2 साल पहले हमला भी हुआ था, मोलोतोव बॉम्ब फेंक करके इनके दफ्तर में आग लगा दी गई थी, कुछ लोगों की घायल भी हुए थे कुछ लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक देश में, और इनके खिलाफ ये कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं अपना,
किसी भी कार्टूनिस्ट को घटिया कार्टून बनाने का भी अधिकार है। अगर वो घटिया कार्टून बनाता है तो आप उसको मत देखिए, छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन लोगों ने इन पर मुकदमा भी किया था फ्रांस के कानूनों के मुताबिक, और चार्ली हेब्डो मैगजीन वो मुकदमा जीत गई थी। लेकिन अब अगर कोई मैगजीन मुकदमा जीत जाती है, उसके बाद में कार्टूनिस्ट का काम है, देखिए मेरा मानना है कि कार्टूनिंग जो है वो एक तरह से एक बहुत ही पीसफुल गांधीयन तरीका है प्रोटेस्ट करने का। और गांधीयन पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तरीका जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या फिर जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं उनके लिए सबसे खतरनाक तरीका होता है प्रोटेस्ट का। ठीक है। क्योंकि जो वायलेंट प्रोटेस्ट होती है उसको तो वायलेंस से वो दबा सकते हैं, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट होती है उसको पीसफुल तरीके से दबा नहीं सकते डिक्टेटरशिप्स में या फिर टेररिस्ट। वो सिर्फ एक भाषा समझते हैं, वो भाषा होती है बंदूक की भाषा। सुधींद्र, मेरा एक सवाल ये है कि जैसा अभी देश में इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ठीक है।